आपका स्वागत है सतीश शर्मा जी। नमस्कार, धन्यवाद। मैं सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या ये लोग वापस संसद पर घेराव कर पाएंगे? क्या गिरफ्तारियां और तेज होंगी? इन सब के पीछे क्या चल रहा है? आगामी वर्ष में 2027 में 7 राज्यों के चुनाव होने हैं। मोदी योगी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है कि इन सब का क्या होगा? आपका क्या कहना है? राजेश जी, आपने बहुत सारे सवाल कर लिए। मैं एक एक करके कैटेगरिकली हर एक का जवाब दूं। पहली बात तो ये कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसका मुख्य उद्देश्य पार्लियामेंट पर कूच करना, पार्लियामेंट पर कब्जा करना या प्रधानमंत्री आवास का कब्जा करना, और अगर नेपाल और बांग्लादेश के पैटर्न को यहाँ समझा जाए तो संसद पर, शासन पर कब्जा करने के बाद रेडियो टेलीविजन पर कब्जा करना होता था। इसमें यह बात शामिल है कि सेना साइलेंट रहे और देश के करोड़ों मतदाता पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले ये लोग कुछ हजार लोगों के साथ कब्जा कर लें। ये पैटर्न छोटे राज्यों में तो सफल हो गए, छोटे देशों में तो बाहरी शक्तियों का लगभग एक जैसा पैटर्न है कि जहां भी विद्रोह कराना होता है वो इस तरह का काम करते हैं। केवल 1000 दिल्ली पुलिस के सिपाहियों से इन्होंने काबू में कर लिया सरकार ने। अगर बांग्लादेश रिपीट होता तो यही सैनिक और उग्र हो जाते, परंतु बहुत गजब का तालमेल और ट्रेनिंग और ऊपर के निर्देश थे कि अगर एक भी मर जाता तो आंदोलन भयावह हो सकता था। तो किसी एक आदमी के मरने की परिस्थिति दो थी। सोनम वांगचुक को ये लोग अनशन के दरमियान ही मार देने की बात सामने आई। उसको ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए उसने निकलने की चेष्टा की और सरकारी तंत्र ने उसको वहां से निकाल लिया। केवल 30 सेकंड के ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस सफेद चादर में छुपा कर उसको लेके आ गई। फिर एक चार्ट ऐसी पकड़ी गई है व्हाट्सएप की जिसमें यह था कि एक तो मरना ही चाहिए, और एक ऐसा भी कोई सामने आया कि एक का फिर तो मरना ही चाहिए। मरने पर आंदोलन उग्र हो जाता और इनको लाइसेंस मिल जाता और विरोधी दल बहुत बुरी तरह से हावी हो जाते। अब इसमें दो सवाल हैं, कोई बोले या ना बोले, भारतीय सेना की नजर थी, उसकी 5-7 टुकड़ियां आसपास ही हैं। वायुसेना भी बहुत आसपास थी। जोधपुर से दिल्ली पहुंचने में वायुसेना को 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। थल सेना की टुकड़ियां इतनी थी कि 20 से 50 हजार लोगों को कंट्रोल किया जा सकता था। पुलिस से इतनी अपेक्षा नहीं की जाती कि वो मेटा कैमरों से, एआई सर्वेलेंस से, हर टेलीफोन की रिकॉर्डिंग से समृद्ध हो और हर चीज सरकार की नजर में आ जाए। हर रात एनालिसिस होता था। आईबी के अधिकारी को पुलिस का प्रधान बना गया दिल्ली का, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस का उपयोग होना था और इंटेलिजेंस के जो कैप्चर्स थे विदेशी अकाउंट से, सैटेलाइट से, उन कम्युनिकेशन के साधनों से जो साधारण टेलीफोन कंपनियों की पकड़ में नहीं आते,
दिल्ली पुलिस इसमें सफल रही और भारत सरकार को विश्वास था कि दिल्ली पुलिस ही सलट लेगी। 1000 सिपाही 50,000 की भीड़ को नियंत्रित कर सकते थे। इसलिए ये मूर्खतापूर्ण प्रायोजन हुआ या कर दिया गया, क्योंकि भारत सरकार ने नीट की परीक्षा को कैंसिल करके 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा परीक्षाएं करा ली, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए और वह असंतोष का जो गुब्बारा था पहले फूट गया। हर विद्यार्थी आने को जरूरी नहीं समझ रहा था, नहीं जुटे लोग, अपराधी ज्यादा जुटे। तीसरा, इस आंदोलन में जानबूझकर वो लोग बुलाए गए थे। 2800 से 2900 के बीच में जो संख्या थी क्रिमिनल्स की, उनमें से 998 तो हार्डेंड क्रिमिनल्स थे, जिनमें से 101 तो मर्डरर्स थे। वो किसी खास मौके पर मारकाट करनी पड़े पार्लियामेंट में जाके, तो ये लोग तब प्रयुक्त होते। उससे पहले भी इन्होंने थोड़ी हरकत करी, पर उस जब 10, 20, 50 लोगों को मार देना होता है, या 10-5 सांसदों को मार देना होता, या एक आध हत्या करके भगदड़ मचे, ऐसी स्थिति होना था और इंटरनेशनल मीडिया में ये सब छाया रहे। आपको ध्यान रहे कि यूट्यूबर्स और विदेशी मीडिया जंतर मंतर पर ज्यादा थे। यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को 50-50 हज़ार रुपए का ऑफर्स थे कि हमारे एक ही पोस्ट डाल दो आंदोलन के पक्ष में। चाहे कई लोगों ने मना कर दिया, बातें खुल गई, सरकार तक बात पहुंच गई। लड़कियां भी ऐसी थी जो शुरू से निर्लज थी। एक डांसर जिसने बहुत कुछ अपशब्द बोले, अश्लील बोला, उसका इतिहास क्या था, वो स्टूडेंट नहीं, वो तो डांसर है और अश्लील डांस किया करती है। उसको ये समझ में नहीं था कि इस आंदोलन के बाद उसका धंधा चौपट हो जाएगा। अब माफिया मांगते फिर रहे हैं। मेरे कहना है कि तब तो सरकार इतना सचेत नहीं थी, पर अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का सहारा मिल गया है। कॉकरोच जनता पार्टी कितना ही दावा करे कि जेपी नड्डा ने उनसे कहा सब एफआईआर वापस ले ली जाएंगी, या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की मीन में निकाल कर आलोचना करने बैठ गए हैं। ये लोग भूल गए हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय हितों को प्रधानता दे रहा है। भारत के इतिहास में सबसे खूबसूरत समय चल रहा है जब सुप्रीम कोर्ट भारत की जनता की आवाज़ सुन रहा है और इन बातों को समझ रहा है और तदनुसार ही ऑर्डर पास हो रहा है। अभी कई बार देखा गया कि काफ़ी इन दिनों देखा जा रहा है कि जो उन दिनों टिप्पणियां कर रहे थे, अश्लील टिप्पणियां कर रहे थे, उन सबको प्रतिद्वंदी संगठन जा जाके घर घर जाके पकड़ रहे हैं। इवन मारा पीटी की भी कुछ घटनाएं सामने आ रही है और पुलिस भी गिरफ्तारियां कर रही। तो इन सब का क्या असर होने वाला है? ये होगा कि अब अगर ये पार्लियामेंट की ओर कुछ करेंगे तो उतनी ही संख्या में राष्ट्रवादी छात्र या संगठन उसका प्रतिरोध जमीनी लेवल पर ही कर लेंगे। तीसरा, अब लोगों को पार्लियामेंट छोड़ो, जंतर मंतर भी नहीं पहुंचने दिया जाएगा। चौथी बात, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इतने जो एग्जेम्पलरी केसेज है मुकदमे दर्ज होने के और अरेस्ट होने के जो चल रहे हैं, अगला आंदोलन अगर 7 दिन में भी इनिशिएट नहीं कर पाए तो ये मान के चलना कि इन सब की धरपकड़ शुरू हो जाएगी। मैं आपको दावे से कहता हूँ 12-13 अगस्त याद रखना, शनि वक्री चल रहे हैं, उन अंशों में चल रहे हैं जब ये व्यापक धरपकड़ होनी, ये सब गिरफ्तार हो जाएंगे, इनके पासपोर्ट रद्द हो जाएंगे, इनको छोड़ा नहीं जाएगा, धर लिया जाएगा और इनको जमानतों के लिए कोशिशें करनी पड़ेंगी। और किसी भी जमावड़े को रोकने के लिए पुलिस दिल्ली से भारी कार्रवाई कर लेगी। अब मूल मुद्दे की बात यह है कि इन सारे आंदोलनों के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या आगामी चुनाव जो 2027 में होने वाले हैं 7 राज्यों के, क्या उनके पीछे वो चुनाव है? योगी मोदी की प्रतिष्ठा को भंग करने का प्रयास है? ये खाली प्रतिष्ठा भंग करने का सवाल नहीं है। कुछ बाह्य शक्तियां, जिनमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है, जब तक मोदी को अपदस्थ नहीं करें, दक्षिणपंथी सरकारों को अपदस्थ नहीं करें, तब तक उनकी वित्तीय नीतियां भारत में लागू नहीं की जा सकती। मैं ये समझता हूं कि डेमोक्रेसी का सबसे सुंदर स्वरूप भारत में ही, अमेरिका में भी नहीं बचा है। वो कैसी डेमोक्रेसी का दावा करता है
जो दूसरे देशों की सरकारों को अपदस्थ करके डिक्टेटर ही पैदा करते हैं, उनका इतिहास है। दे लाइक, दे प्रमोट, दे कंट्रोल ओनली डिक्टेटर्स, चाहे सेना से हो चाहे जनता से निकाल कर। इसलिए डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा विरोधी अगर संसार में कोई है तो अमेरिका है। और फिर ऐसी स्वाभिमानी कोई सरकार आ जाए, नरेंद्र मोदी जैसी या मेलोनी जैसी इटली की, दक्षिणपंथी सरकारें इन दिनों आई हैं, यूरोप में भी आई हैं 2-3 सरकारें, वो अमेरिका को रास नहीं आती। अब यूरोप इतना बड़ा फॉलोअर कहाँ बचा है अमेरिका का, क्योंकि राष्ट्रवादी सरकारें आ गई हैं, फ्रांस खुल के सामने आ गया। तो अमेरिका को डिक्टेटर ही पसंद है। तो नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा अड़ंगा है। उनकी गलती यह है कि भारत नेपाल नहीं है, भारत बांग्लादेश नहीं, भारत श्रीलंका नहीं है। उनकी दूसरी बड़ी समस्या यह है कि भारत ने भी वही दावपेच चलने शुरू कर दिए। बलूचिस्तान, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये बांग्लादेश में इन दिनों जो चल रहा है, डरा हुआ है बांग्लादेश का शासक इन दिनों। शेख हसीना ने घोषणा कर दिया कि मैं दिसंबर तक लौट रही हूँ बांग्लादेश, तो शेख हसीना ये भी कह रही कि दिसंबर तक उसके समर्थक तैयार हो जाएं अगले विद्रोह के लिए। तो अमेरिका यहाँ फ्लॉप जा रहा है। आजकल एक नैरेटिव और सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। वो नैरेटिव ये है कि कुछ ज्योतिषियों की भविष्यवाणी, कुछ तांत्रिकों की भविष्यवाणियाँ ये कह रही है कि 2027 में मोदी सत्ता से हटा दिए जाएंगे, हट जाएंगे या चले जाएंगे। तो ज्योतिष के आकलन से, राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से आप क्या सोचते हैं? 2027 में दिसंबर तक 8 राज्यों में चुनाव हो जाने हैं, फरवरी मार्च में 5 के हो जाएंगे। 2028 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, यानी भारत के आधे राज्यों में चुनाव हो जाने वाले हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, तो 2029 में अगर ये आ गए तो ये प्रस्ताव पास कर सकते हैं। अगर इन्हीं की सरकारें इन 9 और 8 17 राज्यों में से अधिकांश में अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, उसका भी विश्लेषण अभी हम करेंगे। इस अपना जो वार्ता है इसका अंतिम भाग में मैं ज्योतिष का टेक्निकल पार्ट लूंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए। तो वो अपनी सरकारों को 1.5 साल में अपदस्थ करके राष्ट्र के चुनाव के साथ क्यों कराएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा, देश में जो बातों फैला रहे नैरेटिव, वो और चुनावी हकीकत एक दूसरे के विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि उसके जो राज्य चुनाव जीत के अभी हाल में ही आए 1.5 साल में, वो भंग हो जाए, दोबारा चुनाव लड़े। एमएलए के पास, एमपी के पास इतना पैसा नहीं बचता आजकल कोई भी चुनाव करोड़ों रुपए से कम में नहीं होता। तो उनको सबसे चिंता है कि चंदा कहाँ से आएगा और पार्टी कितना सपोर्ट करेगी। कई पार्टियों का तो अकाउंट खाली हो चुके। मैं ये कह रहा हूं, एक शब्द तो ज्योतिष अभी बोल देता हूं, बाकी बाद में। 15 फरवरी 2027 को जब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे होंगे, शनिदेव मीन राशि के शुरुआती अंशों में होंगे और बृहस्पति आर्द्रा पुनर्वसु और आश्लेषा 2027 में इन नक्षत्रों में रहेंगे। जून में बृहस्पति आगे चले जाएंगे, शनिदेव भी जून में अगली राशि में चले जाएंगे। इसलिए जून के बाद की ज्योतिष अलग है, जून से पहले की ज्योतिष अलग है। बृहस्पति जिन नक्षत्रों में विचरण कर रहे हैं, मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से शनि का जो मीन राशि का पहला नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये पंजाब बंगाल की ही सूचना दे रहे हैं और कश्मीर। कुर्म चक्र जो मेदिनी ज्योतिष का सबसे विशिष्ट विषय है, कुर्म चक्र में यह है कि कछुए के आकार का भारत को मानते हुए और नक्षत्रों में बांट दिया गया सारे देश को, और जिस नक्षत्र में पीड़ा होती है उस देश में पीड़ा आती है, और जिस नक्षत्र में सुख होता है उस नक्षत्र से प्रभावित प्रदेश में सुख बढ़ता है। इन तीनों में विशेष गतिविधियां आनी हैं।
यानी पंजाब, कश्मीर और बंगाल, बंगाल। यानी इन राज्यों में विशेष हलचल होंगी। ये तो ज्योतिष हो गई। फिर बृहस्पति उस समय वक्री चल रहे होंगे 10 मार्च तक तो कम से कम, तो चुनावी प्रभाव तो आ चुके होंगे वक्री बृहस्पति से। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ज्योतिष विश्लेषण में जो दे रहा हूं, अब तक भारत में किसी ने भी नहीं दिया है कि बृहस्पति में मेरी कुर्म चक्र के जिस नक्षत्र पर होंगे उसके हिसाब से फॉरेन फंडिंग जो यहाँ होनी है उसकी रैंक 28 से 30 हजार करोड़ होगी। ईडी और विदेश मंत्रालय जोर लगा लें, वो ये फिगर नहीं पकड़ सकते। मैं ज्योतिष से दावा कर रहा हूँ कि इतना पैसा भारत में आएगा, चाहे ये एफसीआरए का कानून कितना ही लागू कर ले। अब वो क्या होगा कैसे नहीं होगा ये नहीं पता, पर ज्योतिष ये कहते हैं बृहस्पति इतना शक्तिशाली है उस समय, उच्चाभिलाषी है। बृहस्पति को बैंकर कहते हैं, बृहस्पति को बैंकर कहते हैं ज्योतिष में। वित्त विभाग उनका ही है। विशिष्ट विज्ञान, शिक्षा, दीक्षा, सलाह, देवताओं के सलाहकार हैं, गुरु हैं। तो ये असंभव कार्य वो संस्थाएं कर रही हैं। अगर हम अनुमान करें कि इस समय भारत में 500 से 1000 CIA के एजेंट्स काम कर रहे हैं, तो भारतीय एजेंसीज को तो पता है ही है, जनता भी मान लेगी। और ज्योतिष ये बात कह रही है। मेरी उम्र के जो ज्योतिषी लोग हैं वो लोग इस पर चिंतन करते हैं, पर देश में ऐसा चिंतन करने वाले 5-4 से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हैं। हम तो दावा करते हैं ना कि हम 10 साल बाद की बरसात की तारीख डिक्लेयर कर सकते हैं किस प्रदेश में होगी। अभी विज्ञान यहां तक नहीं पहुंचा है भारतीय ज्योतिष के, मेदिनी ज्योतिष के सेक्टर में। तो ये पैसा आएगा और बटेगा। भारतीय जनता पार्टी कब विजय हासिल कर सकती है? सरकारी तंत्र का सहारा लेके गैरकानूनी गतिविधियों को पकड़े, विदेशी आकाओं के भारतीय चेले। जब इस देश के बड़े से बड़े राजनेता विद्रोह की मुद्रा में हैं, जब वो लोकतांत्रिक तरीकों से नहीं जीत रहे, तब उल्टे सीधी हरकतें करके जनता की नजरों से तो गिर ही रहे हैं, और ऐसा लगता है उनको समझ ही नहीं रही है कि वो क्या नीति अपनाएं। नीति के सिद्धांतों पर आधारित जो चुनाव है या जनता को में लोकप्रिय होना है, उसको भूल गए हैं। और वो सोच रहे हैं कि साल भर निकल गया तो पता नहीं क्या होगा, आज ही जो कुछ कर लो। और उसमें हिंसा भी शामिल है, षड्यंत्र भी शामिल है। हो गई क्यों नहीं, राहु की अंतर्दशा चल रही है इस समय। मैं वो ज्योतिष करूंगा, पर अभी अपनी एक बात करके फिर मैं टेक्निकल डिस्कशन करूंगा आपसे। फिर मोहलत मांग रहा हूँ कुछ मिनट की। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहेगा। 2027 के चुनाव कलह के बीज बोए जा चुके हैं विपक्षी दलों के बीच। इस आंदोलन में भी विपक्षी दलों की कलह खुलकर सामने आ गई। इस कलह का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला कि सोनम वांगचुक को कॉकरोच जनता पार्टी से तोड़कर अलग ले जाने में सफल रहे, और उनका आंदोलन पहले उन्होंने तोड़वा दिया। इसका बहुत गहरा असर पड़ा। इस आंदोलन में ठीक है सोनम वांगचुक की प्रतिष्ठा को हानि हुई है, पर उसके आंदोलन के बाद ही वहाँ भीड़ बढ़ने लगी थी, और वो भीड़ में क्रिमिनल ज़्यादा हो गए, इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं बचा। पर जिस तरह से एक्सपोजर हुआ घटनाओं का वो आश्चर्यजनक था। अब इसका श्रेय लेने को कोई तैयार नहीं, ये क्रिमिनल्स कहाँ से आए यहाँ। इन क्रिमिनल्स के सहारे तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, चुनाव लड़े जीते जाते थे, डराया जाता था, वोटरों को बाहर नहीं आने जाता था। तो दो बात हो गई, पंजाब और कश्मीर में तो निश्चित कुछ होने वाला है। वहाँ पुलिस और सेनाओं का भी तांडव देखने को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों का तांडव देखने को मिलेगा। और कश्मीर से अगर मैं अर्थ लगाऊं कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है, तो मुझे एक चिंता का विषय ये है कि वो लोग तुलना कर रहे हैं भारत वाले हिस्से के कश्मीर में मिल रही सुविधाओं की।
वो केवल तात्कालिक लाभ देख रहे हैं कि भारत में अगर मिल जाएंगे तो हमको ये सुविधाएं मिल जाएंगी, जीवन आरामदेह होगा। पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जनता का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है भारत के प्रति। अगर जिस दिन ये भारत में मिला भी तो भारत में समस्याएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है यहाँ आ जाएगा जो भारत के हितों के खिलाफ काम करेगा। ये कारण हो सकता है या कोई और कारण। भारत सरकार को कश्मीर को अपने में मिलाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष के नजरिए से मैं अच्छा कुछ नहीं देख रहा हूं, क्योंकि कूर्म चक्र अशांत हो उठा है। मेदिनी ज्योतिष का कूर्म चक्र अशांत हो उठा है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की आग भारत में फैल जाएगी। ये बात हुई तो इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब में निश्चित लाभ मिलेगा। मैं घोषणा कर रहा हूं, पंजाब सरकार लौटकर नहीं आएगी। आपका पतन हो जाएगा। यूपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, हालांकि वहां संघर्ष बहुत होगा, अंतर संघर्ष, जातीय संघर्ष और हिंसा बहुत होगी। दो बात। फिर 2028 में भी 9 राज्यों में चुनाव है। तो अगर पंजाब में बीजेपी बढ़ जाती है और यूपी में मेंटेन भी रह जाती है तो नरेंद्र मोदी को हटाए जाने की संभावना खत्म हो जाती है। आपका ये सवाल था, नरेंद्र मोदी बचेंगे या नहीं, उसका जवाब मैं जनपत्रिका के आधार पर मैं देता हूं। भारत की जनपत्रिका वृषभ लग्न की है, जिसमें मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा 23 फरवरी 2027 तक है। 27 तक इस समय चल रही है राहु की अंतर्दशा। राहु का मतलब धोखा, फरेब, षड्यंत्र, जालसाजी, देशद्रोह लग्न में है भारत के। और ज्यादातर चुनाव है फरवरी से, हालांकि जनवरी में भी यूपी में चुनाव की बात चल रही थी, फरवरी से मई के बीच में, क्योंकि मई में 22 मई 2027 विधानसभा की अंतिम तिथि है यूपी की, उससे पहले चुनाव हो जाना है। इन सब राज्यों में पंजाब और यूपी सबसे प्रमुख है। तो इसका मतलब मई से पहले पहले चुनाव डिक्लेरेशन, चुनाव की तैयारी, चुनाव हो जाना जरूरी है, जिससे कि अगली नेक्स्ट विधानसभा कैन एज्यूम द चार्ज ऑफ द नेक्स्ट विधानसभा। तो अगर फरवरी मार्च में मैं चुनावों की संभावनाएं देखें तो भारत की जनपत्रिका में गुरु अंतर्दशा आ जाएगी, जो कि विघ्न बाधाओं की सूचना देती है। पर जनवरी 28 से मंगल में गुरु और फिर शनि 10 मार्च 2029 तक गुरु में गुरु रहेगा। और जो आम चुनाव हैं वो मंगल की शनि अंतर्दशा में होगा। शनि जो है देश के शासन को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। शनि आ जाएंगे मेष राशि में जून 27 के बाद। तो और बृहस्पति भी, तो शनि मेष राशि में आ जाएंगे मीन से। तो भारतीय जनता पार्टी की मिथुन लग्न की जनपत्रिका से छठे में रहेंगे। नरेंद्र मोदी की चंद्र लग्न, जन्म लग्न वृश्चिक की है, वृश्चिक से छठे शनि रहेंगे और वो शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। रही बात केवल नरेंद्र मोदी की वृश्चिक लग्न की कुंडली में इस समय बृहस्पति कर्क राशि में है, जो उनकी जन्म लग्न और चंद्र लग्न दोनों पर दृष्टिपात कर रहे हैं और पंचमेश पंचम को देख रहे हैं। तो जून तक प्रधानी नहीं होगी, जून 27 तक। अभी 30 अक्टूबर से 19 जनवरी तक बृहस्पति लियो में आएंगे, सिंह राशि में। वो भी नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है। और फिर जब पुनः कर्क में आएंगे तो जून 27 तक तो बृहस्पति बहुत ज्यादा अनुकूल है इनके, कर्क और सिंह राशि में रहते हुए। तो मैं नहीं समझता कि 2027 में नरेंद्र मोदी को हटाया जाना संभव है।
नरेंद्र मोदी की सर्वश्रेष्ठ गणित तब आएगी जब उनको मंगल महादशा समाप्त होकर नवंबर 2028 के बाद राहु महादशा चलेगी। राहु में राहु अंतर्दशा में, उसमें भी मैंने पहले एक बार कहा कि अगर मेष राशि में सूर्य रहने तक चुनाव लड़ लेंगे और रिजल्ट आ जाएंगे 15 मई से पहले, तब तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में रहेगी। 15 मई के बाद अगर कुछ हुआ तो ये नुकसान में जाएंगे थोड़ा सा, उसकी डिटेल भविष्यवाणी अपन बाद में करेंगे। अब मैं भारत की जनपत्रिका की वृषभ लग्न की जनपत्रिका में मेदिनी ज्योतिष के प्रभाव को लेकर एक तथ्य सामने ला रहा हूं कि फरवरी 15 को मान लो गोचर देखें हम, तो भारत की जनपत्रिका के दशम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु कुंभ में रहेंगे। ये मेदिनी ज्योतिष का बहुत शक्तिशाली पक्ष है। शनि मीन में रहेंगे शुरुआती अंशों में, और मंगल उच्च राशि में रहेंगे, फिर कुंभ में, फिर मीन में जाएंगे। इसमें सबसे रोचक बात यह है कि फरवरी मार्च में बृहस्पति अच्छी राशियों में, बाकी स्थान और दशम स्थान पर उनकी दृष्टि है। तो मैं समझता हूं भारत में सत्ता परिवर्तन इस समय संभव नहीं। फिर जून 27 के बाद शनि मेष राशि में आ जाएंगे, जो कि भारत की राशि से दशम में है। तो भारत की राशि से जब दशम में होंगे या भारत के छठे भाव को देख रहे होंगे और 12वें भाव में बैठे होंगे जन्म लग्न से, तो शनि तत्कालीन शासन को बल प्रदान कर रहे हैं। तो कितना ही विरोधाभास हो, कितना ही आंदोलन हो, कितनी मारकाट हो, कितनी विदेशी फंडिंग हो, ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इसका अर्थ यह भी है कि नरेंद्र मोदी भी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, और साथ में ये कि कुछ विपक्षी बड़े नेताओं के कानूनी मामले अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचने की स्थिति में रहेंगे। तो कुछ बड़ी घटनाएं आने वाली हैं, शासन और जनता उसके लिए तैयार है। जो बड़ी बात होगी अपन फिर कभी उसको ले लेंगे, क्योंकि फिर वो व्यक्तिगत आक्षेप के रूप में आएंगे, वो काम अपन नहीं करेंगे। सम्मिलित रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी और वो विपक्षी दल जो उनको सहयोग दे रहे हैं, उनके बड़े नेताओं के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाइयां अंजाम दी जाएंगी। ये था कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य, और जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो कई सारी आशंकाएं चल रही है, नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, उन सब का राजनीतिक और ज्योतिषीय समाधान। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कृपया हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।